नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है रिश्तों की वापसी। नूतन ने सोफे पर बैठते हुए कहती है, माँ अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। पुष्पा की लैपटॉप पर तेजी से चलती हुई उंगलियां थर्रा कर रुक गई। उसने लैपटॉप बंद किया और आकर नूतन के बगल में बैठ गई। क्या हुआ मेरा बच्चा? उसने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। नूतन ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया। माँ, राहुल को मुझ में या अपने मॉम डैड में से किसी एक को चुनना होगा। ऐसा क्यों? पुष्पा सोच में डूब गई। उसके हाथ नूतन के बालों में चलने लगे। मैं अपनी आजादी उनके हाथों में नहीं दे सकती। मैं मॉडर्न विचारों वाली कैसे उनकी दकियानुशी लोगों के हिसाब से अपनी जिंदगी चला सकती हूँ? क्या किया उन लोगों ने? क्या नहीं किया मम्मी? यह बोलो। जब देखो मम्मी जी मुझ पर हुक्म चलाती रहती हैं। वह मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। जब भी हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो पहले से ही ऑर्डर दे देंगे कि यह पहनो, वह पहनो। खाने पीने पर नजर रखती हैं। कभी दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाओ, जल्दी घर ना आने पर गुस्सा हो जाती हैं। और राहुल राहुल क्या कहेंगे? वह तो अपनी मम्मी के आज्ञाकारी बेटे हैं। मुझे ही समझाने लगते हैं। तुम्हें किसी चीज की कमी है वहां पर? यह कैसा सवाल है? तो फिर राहुल प्यार नहीं करता? पता नहीं, नूतन ने कंधे उचकाते हुए कहा। बस जब भी मैं मम्मी की शिकायत करती हूँ तो वह कुछ कहने की बजाय मुझे ही समझाने लगते हैं। माय डियर राहुल को तो तुमने पसंद किया था ना? पुष्पा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मम्मा, मुझे फ्रीडम चाहिए जो यहाँ थी। मैं राय मेंशन मिस करती हूँ। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। सब 4 दिन के चोंचले हैं। मैं बंधन महसूस करने लगी हूँ। पुष्पा सोच में डूब गई। नूतन उसकी इकलौती बेटी है। राहुल अच्छा लड़का है। अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। उसके माता पिता बहुत ही अच्छे हैं। भले ही हमारी तरह बिजनेस फैमिली से ताल्लुक ना रखते हो, पर बहुत ही सुलझा हुआ रिश्तों की ईमानदारी से निभाने वाला लड़का है वह। मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव है। अच्छा कमाता है। पर रिश्ते जब दोनों तरफ से निभाए जाते हैं तभी जिंदगी भर चलते हैं। नूतन अत्यंत लाड़ के कारण नकचढ़ी और तुनक मिजाज है। जब उसने राहुल से मिलवाया था तो उसे नूतन के लिए वह बिल्कुल परफेक्ट लगा था। उससे बात करने पर उसे अरिंदम याद आ गए थे। बिल्कुल वही लहजा, वैसा ही मोहक व्यक्तित्व, शांत जैसे सागर की गहराई, दमदार आवाज। अगर नूतन परी जैसी खूबसूरत थी तो राहुल किसी राजकुमार से कम नहीं था। उसे लगा था परी कथा हमेशा खुशनुमा होती है। दोनों खुशहाल जीवन जिएंगे। पर उसके सामने आज अपना अतीत आकर खड़ा हो गया था जिससे वह हमेशा मुंह छुपाती आई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सोचते हुए पुष्पा की आंखें भीग गई। आंखों से कुछ बूंदें निकलकर नूतन के गाल पर गिर पड़ी। नूतन चौंक कर उठ गई। मॉम, आर यू ओके? व्हाट हैपेंड? उसने अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछ दिए। आज यही रुकोगी? पुष्पा का स्वर डूब रहा था। लाओ अपना फोन दो। क्यों? मुझे तुम्हारे इन लोग से बात करनी है। चलो अपने फोन से अपनी सासू माँ का नंबर मिलाओ। पर आप उनसे क्या बात करेंगी? मैं बाद में बात करूंगी। क्या तुम घर पर बताकर आई हो कि यहाँ आ रही हो? नहीं, अभी बात करो। उसने फोन मिलाकर नूतन के हाथ में पकड़ा दिया। पर पुष्पा ने इशारा किया कि फोन स्पीकर पर रखो। हेलो मम्मी। मम्मी, मैं मॉम के पास आई हूँ। सोचा कि आपको बता देती हूँ। नूतन, तुम्हें निकले हुए बहुत देर हो गई थी। बेटा,
मुझे बहुत चिंता हो रही थी। तुम बताकर नहीं गई थी, फिर फोन भी नहीं उठाया। तुम ठीक हो? जी मम्मी, आपसे बात करना चाहती हैं। नमस्कार, कैसी हैं आप? पुष्पा ने अपने स्वर में यथासंभव नम्रता प्रकट की। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नूतन की सास सावित्री जी ने जवाब दिया। बहुत दिन से मिलना नहीं हो पाया। हाँ, मैं भी सोच रही थी, पुष्पा ने जवाब दिया। आज राहुल के पापा के साथ डिनर पर आ जाइए, अगर आपको असुविधा ना हो। राहुल से नूतन बात कर लेगी। अरे, असुविधा तो आपको होगी, आप बहुत बिजी रहती हैं, इतना बड़ा बिजनेस संभालती हैं। हम तो रिटायर्ड लोग हैं, खामखा आपको तकलीफ होगी। समधियों के लिए नहीं तो किसके लिए टाइम होगा मेरे पास? पुष्पा ने मधुरता से कहा। यह सुनकर सावित्री जी खिलखिला दी। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। नूतन को मैं यहीं रोक लेती हूँ। आपकी बहू से आपकी पसंद नापसंद जान लूंगी। नूतन भौहें चढ़ाकर बैठ गई। आप उन लोगों को इतना सिर पर क्यों चढ़ा रही हैं? ऐसा नहीं कहते हैं मेरी जान। उसने नूतन को कसकर अपनी बाहों में बांध लिया। अच्छा, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? मेरी वजह से? एक सच्चाई सुनोगी? 22 साल पुरानी इन आंसुओं को देखो, कमबख्त हर वक्त बहने को तैयार बैठे हैं। उसकी आंखें फिर भर आई। यह बात मेरी और तुम्हारे पापा की है। एक सेकंड मम्मी, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी। 22 साल पहले जब उन्होंने आपको धक्के मारकर घर से निकाला था, मैं तो उस समय बहुत छोटी थी, केवल 5 साल की। उन्होंने तो मुझ पर भी रहम नहीं किया। मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। वह बहुत लालची किस्म के इंसान थे, आपको बहुत मारते पीटते थे। उन्होंने कभी भी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मुझे नानी माँ ने सब कुछ बताया है, इसलिए मैंने कभी भी आपसे उनके बारे में ना कुछ पूछा, ना मुझे कुछ जानना है। वह मेरे लिए मर चुके हैं। उसका स्वर कठोर हो चुका था। खबरदार, जो ऐसा कहा। पुष्पा गुस्से से चिल्ला उठी। नूतन हैरत से पुष्पा को देखने लगी। इतने में पुष्पा की माँ कलावती जी ने रूम में एंटर किया और शॉपिंग करके लौट आई थी। आते ही नूतन का माथा चूम लिया। हे ईश्वर, पुष्पा, तू मेरी बच्ची को डांट रही हो? क्या हुआ? उसका तना हुआ चेहरा देखकर उन्होंने अनुमान लगा लिया कि कुछ तो बात है। वह बेचारी पहले ही अपनी सास के तानों से दुखी है और तुम उसे यहाँ भी डांटती रहती हो। माँ, आज मैं राहुल की फैमिली को डिनर पर बुलाया है, तो आप याद रखिएगा कि उनके साथ गलत व्यवहार में बर्दाश्त नहीं करूंगी। और अगर आपको उनका आना पसंद नहीं है, तो ड्राइवर आपको मासी के घर छोड़ आएगा। पुष्पा का स्वर दृढ़ था। जाइए, आप चेंज करके आराम कीजिए। मुझे नूतन से अकेले में कुछ बात करनी है। ऐसी क्या बात है जिसमें मैं शामिल नहीं हो सकती? कुछ बातें हम दोनों माँ और बेटी को करनी है। आप जाइए। पुष्पा ने जैसे आदेश दिया। नूतन ने कभी भी पहले अपनी माँ को नानी के साथ ऐसी बात करते हुए नहीं सुना था। कलावती जी तेजी से अपने रूम में चली गई। पुष्पा ने अपने बेडरूम का डोर लॉक कर दिया। बैठो नूतन, को कहकर पुष्पा हारे हुए जुआरी की तरह बेड पर बैठ गई। नूतन सोफे पर बैठी हुई थी। तुम्हारे पापा के बारे में बहुत पहले तुम्हें बताना चाहती थी। हर बार सोचकर डर गई। यह सोचकर कि तुम सच जानकर अगर मुझसे नफरत करोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगी। उसने एक बार फिर अपने आंसू पोंछ डाले। तुम अपने पापा के बारे में कितना जानती हो? सिर्फ नाम अरिंदम जानती हो। कोई अरिंदम, विख्यात समाज सेवी, द अरिंदम मजूमदार। नूतन चौंक कर पुष्पा की तरफ देखने लगी। हाँ, वही है तुम्हारे पापा। तुम्हारी नानी ने उनकी तमाम निशानियां खत्म कर दी। तुम्हारे अलावा
उनकी आवाज में दर्द था। नूतन की आंखों के सामने अपने कॉलेज के फाइनल ईयर का फेस्ट आ गया। अरिंदम मजूमदार उसमें चीफ गेस्ट बनकर आए थे। उसे टॉपर्स शील्ड उन्हीं के हाथों से मिली थी। जब उसने मॉम को बताया था तो उसे समझ नहीं आया था कि वह अपसेट क्यों हो गई थी। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा था। कितनी खुशी हुई थी उसे उनसे मिलकर। जब उसने घर आकर जब डिनर पर डिस्कस किया था तो नानी ने डांटकर चुप करा दिया था। उनका व्यक्तित्व जैसे उसकी आंखों में बस गया था। कितने हैंडसम, गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, आवाज की गंभीरता, उनकी मुस्कुराहट, चमकती आंखें, कानों के पास बालों में हल्की सफेदी आ चुकी थी। सब कुछ मन को मोह लेने वाला था। उनका बात करने का अंदाज तो गजब था। जब उन्होंने माइक पकड़ा और कहा कि बच्चों, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज आप सब अपनी खुशी सेलिब्रेट करो। सचमुच 3 मिनट से भी कम समय में अपनी बातें बड़ी सावधानी से कह गए थे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। उस समय उसे समझ नहीं आया था कि उन्होंने प्राइज देते वक्त क्यों उसे इतने ध्यान से देखा था। शायद इसीलिए कि उसकी सूरत हूबहू अपनी मोम से मिलती है। उसकी सोच को पुष्पा ने तोड़ दिया। काश आज तुम्हारे नानू जिंदा होते तो तुम जान पाती कि वह तुम्हारे पापा से कितना प्यार करते थे। तुम्हारे पापा को मेरे लिए तुम्हारे नानू ने पसंद किया था। तुम्हारे दादाजी विक्रम मजूमदार तुम्हारे नानू के जिगरी दोस्त थे। बस फर्क इतना था कि शादी में मेरी और तुम्हारी नानी की मर्जी शामिल नहीं थी। तुम्हारी नानी खुद बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। अपनी इकलौती बेटी की शादी अपने किसी एम्प्लॉयज के बेटे से करना उन्हें गंवारा नहीं था। तुम्हारे दादू हमारी कंपनी में मैनेजर हुआ करते थे। तुम्हारे नानू ही उन्हें अपनी कंपनी में लाए थे। मैं शादी करना तो चाहती थी, पर अपनी मर्जी से। तो क्या आप किसी और को पसंद करती थी? नहीं, तब तक किसी को पसंद तो नहीं किया था। अरिंदम तब आउट ऑफ इंडिया थे, विदेश सेवा में। अपने पापा के आग्रह पर मुझे देखने आए। मुझे सिर्फ एक सवाल किया कि अगर आप मुझे पसंद करेंगी तभी यह रिश्ता हो पाएगा। कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। पापा ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए मुझे शादी के लिए मना लिया। शादी बड़े शानदार तरीके से हुई। तुम्हारी नानी ने मजबूरी में सारी रस्में निभाई। वह अरिंदम को पसंद नहीं करती थी, पर उनके माता-पिता के लिए तो उनके मन में हद से ज्यादा नफरत थी। उनका कहना था कि अरिंदम के पापा ने अपनी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर यह रिश्ता करवाया। पर मैं अरिंदम के साथ बेहद खुश थी। जान से भी ज्यादा प्यार करते थे वह मुझे। तुम्हारे नानू मेरी शादी 1 साल बाद ही कार्डियक अरेस्ट से गुजर गए। उसके बाद तो जैसे जिंदगी बदल गई। मैं तुम्हारी नानी के कहने से अपनी सास ससुर में नुक्स निकालना शुरू कर देती थी। मैं अपनी सास के लिए बहुत भला बुरा कहती। मेरे ससुर मेरी ओर देखते हुए भी चुप रहते। मेरी सास मुझे अक्सर कहती कि बहू, तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो अरु के साथ चली जाओ। इन सब बातों का उस पर बुरा असर हो रहा है तो मैं इसे उसकी नौटंकी कहती। अरिंदम मुझे समझाने की बहुत कोशिश करते, पर मुझे उनकी बातें जहर लगती। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम अपनी दादा दादी का सबसे प्यारा खिलौना और अपने पापा की जान बन गई। वे लोग तुम्हें हर समय अपने हाथों में रखते हैं, पर तुम्हारी नानी का मानना था कि वह लोग तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं। धीरे धीरे मुझे वही सब सच लगने लगा जो तुम्हारी नानी कहती थी। मैंने तुम्हारे पापा पर दबाव बनाना शुरू किया कि हम अलग रहेंगे, पर तुम्हारे पापा तुम्हारे दादू की गिरती सेहत और दादी के अकेलेपन की वजह से ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि वह जितने अच्छे पति थे उतने ही अच्छे बेटे थे। हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी। मैं आखिर तुम्हारी नानी की बेटी थी।
मैंने तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तुम्हें लेकर यहाँ आ गई और आखिरी फरमान सुना दिया कि हम दोनों में से किसी एक को चॉइस करो। वह मुझे मनाने की नाकाम कोशिश करते रहे, पर बात यही नहीं थमी। तुम्हारी नानी के कहने पर मैंने हरेसमेंट का केस कर डाला। इसने तुम्हारे पापा की रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया। थक हार कर बात डिवोर्स पर खत्म हुई। तुम्हारे पापा तुम्हें अपने साथ रखना चाहते थे, पर मेरी सहमति से जब मैं राजी नहीं हुई, तो उन्होंने तुम पर अपना हक ये कहते हुए छोड़ दिया कि मेरा जो तमाशा बना था बन चुका, अब और नहीं। मैं अपनी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। बस एक ही ख्वाहिश है, इसे कभी उन रास्तों से गुजरना ना पड़े जिन पर हम चल रहे हैं। और वह तुम्हारे दादा दादी को लेकर देश छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। यह कहकर पुष्पा फूट फूट कर रो पड़ी। नूतन आवाज थी, सच इतना घटिया था उसकी कल्पना से परे। पुष्पा ने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर उसने जोर से झटका दिया। इसीलिए मैं तुम्हें कभी नहीं बताना चाहती थी। पुष्पा सिसक उठी, पर आज जब तुम्हें अपने नक्शे कदमों पर चलते देख रही हूँ, तो चुप कैसे रह सकती हूँ? क्या आपने उनसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, कभी नहीं। वह शिहर उठी। अंतिम मैंने उनकी खामोशी में हमारे दम तोड़ते रिश्ते को देखा था। फिर दोबारा किस मुंह से उनके सामने? कोई इल्जाम नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ भी तो नहीं किया था उन्होंने। वह खामोशी से अपने दिल की कतरनें समेट कर चले गए थे। नूतन जोर से रो पड़ी। आप कोई दूध पीती बच्ची थी जो नानी के बहकावे में आकर मेरे पापा को इतना हर्ट किया। इन सब के लिए नानी नहीं, आप जिम्मेदार हैं। क्या सोचा आपने मैं आपको माफ कर दूंगी? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वह बड़बड़ाने लगी। तो तुम क्या कर रही हो? पुष्पा ने सवाल किया। क्या मेरी वाली गलती अब तुम करना चाहती हो? राहुल के साथ तुम्हारे रिश्ते के लिए मैंने हाँ क्यों की थी? क्योंकि उसमें मुझे नजर आए थे वह तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। रिश्तों का संभालना सीखो। मेरी गुड़िया, जो मैं नहीं कर सकी वह तुम करो। नूतन पुष्पा की तरह पीठ फेर कर खड़ी हो गई। मम्मी, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह तेजी से बाहर चली गई। पुष्पा उसे जाते हुए देख रही थी। वह अपने रूम में गई और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। अपने रूम में उसने अपना मोबाइल उठाया और फ्लोर पर बैठ गई। उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर चलाने लगी। अरिंदम मजूमदार लिखते ही उनका विकिपीडिया खुल गई। पूरा डिटेल देखने लगी। पापा गरीब, अनाथ और बेघर बच्चों के लिए काम करते हैं। चिल्ड्रन में वन होटल लिखा था। वह मोबाइल को सीने से लगाकर सिसकने लगी। आई हेट यू मम्मी, आई हेट यू। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए। अचानक उसे ख्याल आया कि आज तो उसके सास ससुर डिनर पर आ रहे हैं और जल्दी से खड़ी हो उठी। रोते रोते उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखें सूज गई थी। फटाफट से ठंडे पानी से धोकर कि पैक आंखों पर चढ़ाकर लेट गई। शाम के 5 बज चुके थे। 6:30 बजे तक राहुल उन्हें लेकर यहाँ आ जाएंगे। यह सोचते हुए उसने अपने सर को झटक दिया। किचन के नाम से नाक मुंह सिकोड़ने वाली नूतन आज किचन में जाकर सबको निर्देश देने लगी। पुष्पा चुपचाप उसे देख रही थी। नानी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। दादा, आपका मसाले वाली दाल सब्जी रोटी और हल्का मीठा डालकर कस्टर्ड बनाएं। मखाना पनीर मैं बनाऊंगी। आप सामान तैयार कर दीजिए। मम्मी पापा रात को बहुत हल्का खाना खाते हैं। राहुल के लिए कबाब ऑर्डर कर रही हूँ, उन्हें बहुत पसंद है। राजू भैया, उन लोगों को सबसे पहले इलायची वाली चाय और राहुल को कोल्ड ड्रिंक सर्व कीजिएगा। डिनर 8:30 बजे सर्व करेंगे। डिनर की तैयारी करके उसने कपड़े चेंज कर लिए। लाइट ब्लू कलर का सूट पहन कानों में मोती के टॉप्स पहन लिए। अपने चेहरे को मिरर में देखा
कि कहीं चेहरे पर भारीपन तो नहीं दिख रहा। फिर आश्वासन होकर मैगजीन पढ़ने लगी। पुष्पा साहस नहीं जुटा पा रही थी कि वह नूतन से कैसे बात करे। उसके सास ससुर आ गए। बातचीत बड़े हल्के फुल्के माहौल में होने लगी। हंसी मजाक से वातावरण खुशगवार हो गया। डिनर में नूतन अपने सास ससुर को प्यार से खाना परोस कर खिला रही थी। मम्मी, देखो, मैंने ये सब्जी खास आपके लिए बनाई है, जैसा आपने सिखाया था। नूतन बेटा, तुमने तो मुझसे भी अच्छी बनाई है। क्यों राहुल? सास ने चखते ही बोला। उसकी सासू माँ उसकी माँ से उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। आपने तो नूतन का हाथ राहुल के हाथ में देकर हमारे घर को भर दिया है। मेरा बहुत मान रखती हैं। बहन जी, हम बुजुर्ग लोग ढलती उम्र में प्यार के दो बोल चाहते हैं, और कुछ नहीं। नूतन ने मुंह फेर कर आंखों की कोरों से आंसू आए पोंछ लिए। वह सोच रही थी कि जरा सी बेवकूफी से इंसान अपने सब रिश्ते गंवा देता है। मैं अपनी मम्मी के जैसे नहीं बनूंगी। अपने सब रिश्ते को समेट कर रखूंगी। 11 बजे के लगभग वो लोग निकलने लगे तो पुष्पा ने उनका धन्यवाद किया। नूतन बेटा, तुम रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा। उसकी सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मम्मी, मैं भी घर ही चलूंगी। चलिए सरकार, राहुल ने हंसते हुए कहा। तो सब लोग हंसकर ड्राइव करने लगा। राहुल बहुत खुश था। घर पहुंचकर उसने जैसे ही अपने बेडरूम में एंटर किया, राहुल ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और गुनगुनाने लगा। एहसान तेरा होगा मुझ पर, जो दिल चाहता है वह कहने दो। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे पलकों की छांव में रहने दो। नूतन ने मुस्कुराते हुए उसके सीने में सर छुपा लिया। इससे पहले जब कोई मोहब्बत नहीं थी, क्या किसने कहा कि नहीं हमेशा थी? इससे पहले मुझसे मोहब्बत नहीं थी क्या? किसने कहा कि नहीं थी? हमेशा थी और हमेशा रहेगी। ऐसा कहकर उसने उसका माथा चूम लिया। तुम्हारे बिना जीना नहीं हो पाएगा। वह सोच रही थी कि वह अपने पापा को अपनी जिंदगी में कैसे वापस लाएगी। नूतन अपने घर वापस लौटकर बहुत खुश थी। अगले दिन उसने शॉपिंग का प्रोग्राम बना लिया। वह एक बहाना मात्र था अपनी सासू माँ को स्पेशल फील करवाने का। इससे पहले वह उनसे काम रखती थी। मम्मी, आप भी चलिए, उसने अपनी सास को कहा। अरे तुम चली जाओ, मेरे घुटनों में दर्द है। पर उसने जिद करके उन्हें मना लिया। दोनों मॉल गए, घूमे फिरे, उनकी पसंद का प्लेन डोसा और नारियल चटनी खिलाई। उसने सासू माँ को जबरन जिद करके सलवार सूट दिलाया। जब घर लौटे तो अपनी सासू माँ के चेहरे पर एक चमक देख रही थी। उसे लग रहा था कि रिश्ते निभाना इतना भी कठिन नहीं है। बस थोड़ा सा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। शाम को जब सासू माँ ससुर जी को सूट सलवार पहनकर दिखाने लगी तो मुस्कुराते हुए बोले। अरे बेटा, अब बुढ़ापे में इस बुढ़िया को क्या फैशन परेड में भेजोगी? पापा, बूढ़े तो सभी रिश्तेदार हो जाएंगे। मम्मी को देखकर सब ठहाके मारकर हंस पड़े। नूतन किसी से कुछ नहीं कह रही थी, पर विचारों का तूफान उसके भीतर उमड़ रहा था। अपनी मम्मी से बातचीत तो उसने लगभग बंद कर दी थी। पुष्पा कभी फोन करती तो बस वह शॉर्ट में जवाब देती। पुष्पा अपना दर्द किसे कहती? वह चुपचाप अकेले में रोकर दिल हल्का कर लेती थी। उसने बहुत जगह से अपने पापा के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। एक दिन उसने पुष्पा को फोन किया। मम्मी, मैं पापा से मिलने लखनऊ जा रही हूँ। वो यूएस से लौट आए हैं। पुष्पा चुपचाप थी। कुछ कहोगी नहीं? यहाँ आ सकती हो, कुछ देना है तुम्हें? जब पुष्पा ने उसे एक पैकेट पकड़ाया। यह स्वेटर तुम्हारी दादी ने बुना था, तुम्हारे लिए, इसीलिए जाओ, और कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं, और कुछ नहीं है मेरे पास। अब कुछ नहीं है। उसकी उदास आंखों में आंसू आ गए। उसने घर जाकर पैकेट खोला। बहुत खूबसूरत हल्के पीले रंग का स्वेटर था। वह गालों से लगाकर उसकी खुशबू उसकी जीवन महसूस करने लगी। अपने विचारों में डूबकर सोचने लगी कि काश
वक्त फिर से पीछे चला जाता। वह इतनी छोटी हो जाती कि स्वेटर को पहन पाती। अगले दिन उसने डाइनिंग टेबल पर अपने सास ससुर से बात की। पापा जी, मैं अपने पापा से मिलने लखनऊ जाना चाहती हूँ। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उसकी मम्मी पापा का तलाक हो चुका है। मैं सोच रही हूँ कि पापा और दादी के पास एक हफ्ते के लिए चली जाऊं। तो जाओ बेटा, कोई परेशानी नहीं है, मिल आओ, उसकी सासू माँ ने कहा। राहुल बहू के साथ तुम जाओ। वह नूतन की तरफ देख रहा था। नूतन खामोश थी। एकांत पाते ही नूतन ने उसे कहा, राहुल, मैं पापा से मिलने अकेले जाना चाहती हूँ। कुछ वक्त पापा और दादी माँ के साथ अकेले गुजारना चाहती हूँ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? सब कुछ ठीक रहा तो आपसे मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैं मम्मी पापा से कह दूंगा कि मुझे ऑफिस से परमिशन नहीं मिल रही है। एक अर्जेंट मीटिंग होनी है। थैंक यू सो मच मेरी बात समझने के लिए। नूतन मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे ही खुश रहा करो माई लव। कल मॉर्निंग की फ्लाइट बुक कर देता हूँ। अगले दिन वह लखनऊ पहुंच गई। रास्ते में सोच रही थी, अगर पापा ने उससे बात नहीं की, यह दादी उसे भूल गई होगी तो। टैक्सी करके पापा के घर पहुंच गई। बहुत खूबसूरत कोठी थी। आम का बहुत बड़ा बाग था। कोठी का नाम आश्रय था। मैंने गेट पर पहुंचकर उसने दरबान को कहा कि मुझे अरिंदम मजूमदार से मिलना है। साहब घर पर किसी से नहीं मिलते, आप ऑफिस में जाकर मिलिए। और उससे बहस कर ही रही थी कि आप फोन करके पूछिए कि क्या मैं उनके घर पर मिल सकती हूँ। जब वह नहीं मानी तो उसने फोन पर अंदर कुछ बात की। अंदर से एक वृद्ध महिला आई, बहुत खूबसूरत, खाकी सिल्क की साड़ी पहने हुए, सुनहरे फ्रेम का चश्मा उनके गरिमामय व्यक्तित्व में चार चांद लगा रहा था। लगता है यह दादी माँ है। कौन है महेंद्र? यह मैडम घर पर साहब से मिलना चाहती हैं। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वो अचंभित हो गई। दादी माँ। नूतन की आंखों में आंसू भर आए। दादी को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह तो बस हैरत से देख रही थी। बिट्टू अचानक से उसके मुंह से निकला। फिर तो आंखें जैसे बरस पड़ी। महेंद्र, सामान अंदर ले आओ। दरबार मुंह खोल उन दोनों को देख रहा था। मेरी बिट्टू। प्यार से उन्होंने उसके हाथ पकड़कर उसका माथा चूम लिया। चल अंदर, चल, बरसों बाद आज दादी और पापा याद आ गए। पता है, मैं अरिंदम को कह रखा था कि अपनी बिट्टू को देखे बिना मैं यह दुनिया नहीं छोड़ूंगी। दादी माँ, आप 200 साल जियोगी। दोनों दादी पोती ने एक दूसरे के आंसू पोंछ दिए। उन्होंने फटाफट से फोन उठाकर अरिंदम को मिला दिया। अरिंदम, जल्दी से घर आकर देख, तुझसे मिलने कौन आया है। माँ, ऐसा कौन है जिसने तुम्हारी आवाज में इतनी खुशी भर दी? जल्दी से आजा, बस सवाल मत कर। चलो मैं आता हूँ। बिट्टू, मेरी बच्ची। दादी उसे बहुत ध्यान से देख देख कर इतरा रही थी। अच्छा बता, क्या खाएगी? कितना दुबली हो गई है, इतना सा मुंह निकल आया है। दादी माँ, फिश करी बनाना, सरसों की ग्रेवी वाली। मम्मी कहती हैं कि तुम्हारी दादी माँ जैसी फिश करी पूरी दुनिया में कोई और नहीं बना सकता। दादी जैसे अपसेट हो गई। उन्होंने बात बदल दी। नूतन समझ रही थी कि दादी माँ की उसकी मम्मी का जिक्र भी पसंद नहीं है। और अरिंदम जैसे ही घर पहुंचे, दादी माँ ने नूतन को अपने पीछे छुपा लिया। ऐसा कौन है माँ, जिसके लिए मुझे ऐसे जबरदस्ती बुला लिया? मैं नहीं बताऊंगी, तो खुद देख। अरिंदम की नजर उस पर पड़ते ही वह चौंक गया। देख, हमारी बिट्टू कितनी बड़ी हो गई है। वह अवाक थे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ब्लैक हो गया था। वह झट से उसके गले लगाकर जोर से रो पड़ी। पापा। उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। दोनों बाप बेटी जार जार रो रहे थे। पापा, आंसू मेरे लिए रहने दीजिए। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। पगली। उन्होंने उसका माथा चूम लिया। बरसों से जमा दुख है, इसे बह जाने दो। उसकी दादी उसकी पीठ को सहला रही थी।
दादी ने उसके लिए फिश करी बनाई। खाने के लिए बैठे तो नूतन जैसे बच्ची बन गई। चलो अपने हाथों से खिलाओ। दादी माँ उसे खिलाते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाई। बोलने लगी, पता है तुम्हारे दादाजी कहते थे कि बिट्टू हर रोज सपने में आती है मेरे हाथ से खाना खाने। मुंह खोलकर कहती हैं, दादू देखो आज मैंने छिपकली खा ली। मेरे मुंह में छिपकली की पूंछ है। मैं आपको खिला दूंगी। खाना खाने के बाद वह जमीन पर पसरकर बैठ गई। अरिंदम सोफे पर बैठ गए। वह अपने मोबाइल पर फोटो दिखाने लगी। पापा देखिए मेरे स्कूल का फेस्ट। आपने मुझे ट्रॉफी दी थी। यह आपका दामाद। यह मेरे सास ससुर हैं। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। वह बताते हुए पापा का चेहरा देख रही थी। उनकी आंखों में सुकून नजर आ रहा था। दादी अपना चश्मा लगाकर फोटो बड़ी करके देखने लगी। हमारा दामाद तुमसे ज्यादा सुंदर है बिट्टू। हाँ मम्मी भी यही कहती हैं कि राहुल बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसा है। उसे कभी दुख मत देना। उसके पापा ध्यान से सुन रहे थे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलो आराम करते हैं। बिट्टू दादी उसे अपने रूम में लेकर चली गई। शाम को दादी जब पूजा करने गई तो नूतन पापा के पास बैठ गई। पापा आपसे एक बात पूछूं? आप मम्मी से बहुत नफरत करते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद अरिंदम गंभीर आवाज में बोले, नफरत और मोहब्बत सब कुछ वहीं छोड़ चुका हूँ जहाँ कोर्ट के बाहर आखिरी मुलाकात हुई थी। तुम्हारे दादू तुम्हें देखने की इच्छा लिए इस दुनिया से चले गए। मुझे और तुम्हारी दादी को तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम तुमसे कभी मिल सकेंगे। मैं तुमसे मिलने की कोशिश करना चाहता था पर लगता था कि पता नहीं तुम्हें हमारे बारे में क्या बताया गया हो। तुमने अगर मिलने से मना कर दिया तो, या फिर तुम्हारी नानी और माँ कुछ नया बखेड़ा खड़ा कर दे। पता है पापा, मैं मम्मी वाली गलती अपनी लाइफ में करने वाली थी पर ऐसा करने से मम्मी ने ही मुझे रोका। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। मम्मी को अपनी गलती का एहसास तो बहुत पहले हो चुका था पर वह कहती हैं कि मुझे मेरे किए का भुगतान करना ही होगा। उसने पलटकर देखा तो उसकी दादी खड़ी थी। शायद वह सब कुछ सुन चुकी थी। पापा खामोश थे। पापा सब कुछ खत्म हो जाता है पर आप जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं तो आपकी जिम्मेदारी मुझसे तो मुंह नहीं मोड़ेंगे। ऐसा कहकर उसने उनके कंधे पर सर रख दिया। दादी भी पास आकर बैठ गई थी। पापा उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोले, बुद्धू तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं मेरा सब कुछ हो। पापा और दादी माँ आपको एक बात बतानी थी जो मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं की। मतलब किसी से भी नहीं। आप नाना बनने वाले हैं। पापा और दादी आप तो और बड़ी हो जाओगी। पूरे खानदान में सबसे बड़ी बुढ़िया। वह खिलखिला पड़ी। समझी मेरी बड़ी नानी। उसने उनके गाल खींच लिए। दोनों के चेहरे चमक उठे थे। दादी माँ और पापा कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। किसी और के लिए ना सही मेरे होने वाले बच्चों के लिए माफ कर दीजिए मम्मी को। पापा कभी कभी माफी सबसे बड़ा मरहम होता है। इन गांवों को अब ठीक होने दे। पापा ने कसकर उनके दोनों हाथ थाम लिए थे। उनकी मजबूत पकड़ में उसे अपने सभी रिश्तों की वापसी का एहसास हो रहा था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।